जय हिंद साथियों। आज शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 26 अक्टूबर 2022 और आज का दिन है बुधवार। तो आप सभी को शुभ दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पूर्व एक बार देख लेते कि आज हम किन खबरों को देखने वाले हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो पहली खबर हम इसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कारगिल के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, और यहीं पर हम देखेंगे कि आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा क्या होती है और किन से लेकर भारत को सतर्क रहना चाहिए। फिर पेज नंबर 7 पर जो दे रखा उसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि जो ऋषि सुनक है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तो इसके क्या मायने हो सकते हैं, किस तरह से भारत और ब्रिटेन के संबंधों में सुधार आ सकता है और इससे और क्या क्या सुधार हो सकते हैं और क्या महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल मोढेरा गांव। तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से जो मोढेरा गांव है वहाँ पर सारे घरों पर जो सोलर प्लेट लगाई गई है उससे क्या हुआ है कि जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उससे हटकर उन्होंने एक नई मिसाल पेश की है। तो इसे आप स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा कि मोढेरा की तरह हम अन्य गाँवों को भी किस तरह से जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है उस पर निर्भरता बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह से आप इसे स्वयं पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम म्यांमार के मैप का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि चर्चा में क्यों बना हुआ है। फिर हम गंगा के बारे में देखने का प्रयास करेंगे, इसके उद्गम स्थल के बारे में देखने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि चर्चा में क्यों बनी हुई है। फिर अंत में हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देख लेंगे। फिर हम म्यांमार के मैप का एनालिसिस करेंगे। फिर हम गंगा नदी के बारे में देखेंगे, उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है, फिर उसकी वर्ल्ड लोकेशन में देखने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बारे में देखेंगे गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। फिर उसके बाद हम देखेंगे गंगा नदी की सहायक नदियों को देखने का प्रयास करेंगे कुछ एक इमेज के थ्रू और समझेंगे गंगा नदी तंत्र को। फिर हम देखेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है उसको समझने का प्रयास करेंगे, किस मंत्रालय के तहत काम करती है इसको देखेंगे। फिर इंटरनल सिक्योरिटी किससे संबंधित है, तो जीएस पेपर 3 से संबंधित है जिसमें सिक्योरिटी से संबंधित चैलेंजेस आते हैं। फिर हम थ्रेट्स को समझेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे चैलेंजेस टू इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया उसको देखेंगे। फिर देखेंगे उसी इमेज को अन्य इमेज से समझने का प्रयास करेंगे। फिर देखेंगे इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी सिनेरियो को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में किस तरह से जो सिनेरियो है इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित उसको देखेंगे हम। फिर हम कारगिल को देखेंगे, कारगिल की लोकेशन को देखने का प्रयास करेंगे हम कि कारगिल की लोकेशन कहाँ पर अवस्थित है, इसकी लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि इसकी कारगिल युद्ध होता है 1999 में उसको देखेंगे। फिर कौन से हाईवे पर अवस्थित है उसको देखने का प्रयास करेंगे और अन्य चीज़ों को भी देख लेंगे इसके साथ साथ। फिर हम ब्रिटेन के मैप का एनालिसिस करेंगे। तो पहले देखेंगे कि चर्चा में क्यों बना हुआ है तो उसको देखने का प्रयास करेंगे, ऋषि सुनक जी को देखेंगे हम। फिर देखेंगे कि एनआरआई क्या होता है, फिर पीआई के अंदर किन को इंक्लूड किया जाता है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर यूनाइटेड किंगडम क्यों बोलते हैं इसको देखने का प्रयास करेंगे, इसके अंदर कौन से जो क्षेत्र है उनको शामिल किया जाता है उसको देखेंगे। फिर यूके, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। फिर यूनाइटेड किंगडम में उससे कुछ महत्वपूर्ण जो स्थान रहेंगे उनको देख लेंगे हम। फिर हम देखेंगे भारत ब्रिटेन के संबंधों के लिहाज से देखने का प्रयास करेंगे कि एक दूसरे को क्यों आवश्यकता है, इनके संबंधों में क्या चुनौतियां, फिर आगे की राह क्या हो सकती है। फिर एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करेंगे इन सब चीज़ों से। फिर हम अंत में जो यूनाइटेड किंगडम है उसके मैप का एनालिसिस कर लेंगे, उसके फिजिकल मैप को देख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से। तो इस खबर को पहले हम किससे जोड़ेंगे, तो GS2 से जोड़ सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर और दूसरे देशों के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, दूसरे देश की जो नीतियाँ रहती है, रणनीति रहती है, उनकी राजनीति रहती है, उसका भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा उससे जोड़कर देख सकते हैं। तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक बने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो पहले अश्वेत और हिंदू पीएम, 210 वर्षों में यह पद पाने वाले सबसे युवा हैं ऋषि। पदभार संभालते ही बोले, पूर्ववर्ती की गलतियों को ठीक करने को चुना गया है, कड़े फैसले लेने के संकेत, लोगों के लिए दिन रात काम करने का किया वादा इन्होंने, आर्थिक संकट से देश को बाहर लाना और पार्टी में एकजुटता बड़ी चुनौती। तो इनके सामने कुछ चुनौतियों का भी जिक्र किया गया। अब देखते हैं इनके बारे में और कुछ। भारत पर 200 वर्षों से अधिक समय तक शासन करने वाले ब्रिटेन पर अब एक भारतवंशी प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का शासन होगा। ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने सुनक को सोमवार को अपना नेता चुन लिया था। मंगलवार को उन्होंने किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। वह ब्रिटेन के पहले अश्वेत और पहले हिंदू प्रधानमंत्री है। उन्हें ब्रिटेन का बराक ओबामा भी कहा जाता है क्योंकि अमेरिका की जो पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो वो बराक ओबामा थे।
तो उन्हीं के नाम पर इनको भी ये उपाधि दे दी गई, यानी ब्रिटेन का बराक ओबामा। तो किसे कहा जाता है, तो ऋषि सुनक को कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है उसको भी देख लिया। अब हम देखते हैं इनके सामने अब क्या चुनौतियां, ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। राजनीति और सरकारी एजेंडे में विश्वास बहाली का संकल्प। अब सुनक के सामने प्रमुख चुनौतियां ब्रिटेन को गहरे आर्थिक संकट से बाहर निकालने और खेमों में बटी कंजर्वेटिव पार्टी को एकजुट करने की ये ईंधन और खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से जूझ रहे लोगों से उन्होंने कहा कि वह पूर्ववर्ती की गड़बड़ियों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, राजनीति और सरकारी एजेंडे में लोगों का विश्वास बहाल करेंगे और देश में आर्थिक स्थिरता लाएंगे। तो देखना है कि आने वाले समय में वो किस तरह से ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति उसको स्थिर बनाए रखते हैं। जिस ऋषि सुनक की हम बात करें तो उनका आप इमेज को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। भारतीय मूल के ऋषि सुनक, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि 210 वर्षों तक हम पे शासन करने वाले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल के व्यक्ति बना है। तो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए किस तरह से आज भारतीयों ने अमेरिका के अलावा भी एक ब्रिटेन के जो सर्वोच्च पद है उस पर एक मुकाम हासिल किया है। तो आप देखिए इनके पदों को समझने का प्रयास कीजिए कि और क्या मायने हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एनआरआई क्या होता है, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन, एक भारतीय नागरिक जिसने भारतीय मूल का व्यक्ति यानी पीआईओ शामिल है, जो देश से बाहर रहता हो और कम से कम एक वित्तीय वर्ष में भारत से लगभग 182 दिन अगर बाहर रहा हो तो उसे हम एनआरआई कहते हैं, यानी नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। अब यहाँ दिखाया अब अ पीआईओ इंक्लूड अ पर्सन, तो देख लेते कि इन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में क्या इंक्लूड किया जाता है। तो जिसके पास कभी भी भारतीय पासपोर्ट रहा हो, या भारतीय नागरिक का पोता हो, या एक भारतीय नागरिक का जीवन साथी हो, या चौथी कंडीशन क्या हो सकती है कि वो पहले जो 2 बिंदु दिए हैं इनमें शामिल व्यक्ति के साथ उसका कोई संबंध हो, तो ये पीआईओ हो सकता है। अब जो एनआरआई इन्वेस्टमेंट करते हैं भारत में उसको कौन रेगुलेट करता है, तो उसे आरबीआई रेगुलेट करता है। अब हम देखते हैं कि यूनाइटेड किंगडम, तो पहले देख लेते हैं कि इसे यूनाइटेड किंगडम ही क्यों कहा जाता है। यूनाइटेड किंगडम को किंगडम कहा जाता है क्योंकि इसके राज्य का जो मुखिया है एक राजा या रानी होता है। इसमें ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स को शामिल किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें, तो आप देखने का प्रयास कीजिए कि यूनाइटेड किंगडम में किन को शामिल किया जा रहा है। तो इधर से स्कॉटलैंड हो गया है, इधर से नॉर्थर्न आइलैंड हो गया है, इधर से वेल्स हो गया है, या इसे वेल्स भी कह सकते हैं, और एक इंग्लैंड शामिल हो गया। तो इन चारों को मिलाकर क्या बनता है, तो यूनाइटेड किंगडम बनता है। यूनाइटेड किंगडम एक संप्रभु देश है जिसकी राजधानी कहाँ पर है, तो लंदन में अवस्थित है इसकी राजधानी। तो आप देखिए अब ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं, तो ग्रेट ब्रिटेन में शामिल होता है स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन तीनों को शामिल करते तब बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और ब्रिटेन किसको बोलते हैं, तो इंग्लैंड को ही ब्रिटेन कहते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे इनमें बेसिक अंतर क्या है। उसके अलावा आप एक अन्य में से समझिए, तो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन को दिखाया गया है, तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या होगा, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को शामिल करते तब बनता है ग्रेट ब्रिटेन। अब इसी के अंदर अगर नॉर्थर्न आइलैंड को शामिल कर लिया जाए तब ये बनता है यूनाइटेड किंगडम। अगर आइलैंड यानी जिसमें नॉर्थर्न आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आइलैंड है इन सबको शामिल कर लिया जाता है तब बनता है ब्रिटिश आइसलैंड। अब इसी को एक अन्य में से समझिए, तो ग्रेट ब्रिटेन में क्या शामिल हो गए, तो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। अब इन तीनों पार्ट्स को शामिल कर लिया जाए तब ग्रेट ब्रिटेन बनता है। अब ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थर्न आइलैंड को शामिल कर लिया जाए तब यूके बनता है, और यूके में अगर जो आइलैंड है अगर पूरे को शामिल कर लिया जाए, यानी नॉर्थर्न आइलैंड तो हमने शामिल कर लिया, लेकिन अगर साउथर्न आइलैंड को भी शामिल कर लिया जाए तब ये बनता है ब्रिटिश आइसलैंड। अब आप देखिए कि यूनाइटेड किंगडम में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को देखिए, तो यहाँ पर दिखाया हुआ है कि कैम्ब्रिज को देखिए, ऑक्सफोर्ड को देखिए। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो वहाँ के स्थान है उनको दिखाया गया है कि वहाँ पर कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यहाँ पर फुटबॉल को दिखाया गया है, फिश एंड चिप्स को, यहाँ के कौन से महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ हैं। उसके अलावा आप देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण शहरों को, लिवरपूल, लीड्स, ऑक्सफोर्ड, यहाँ पर ये ऑक्सफोर्ड हो गया, यहाँ पर लंदन हो गया है। तो आप देख पा रहे हो इनकी पोशाक को भी दिखाया गया है कि किस तरह से इनकी पोशाक है। ये अटलांटिक ओशन हो गया, ये इंग्लिश चैनल हो गया है। इनको हम अगले इमेज में भी देखेंगे, लेकिन आप महत्वपूर्ण यहाँ पर जो ये इमेज दिखाया गया उसमें देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ की महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दिखाया गया है टावर ब्रिज को दिखाया गया है, बिग बेन को दिखाया गया है, एसटी मेरी आई को दिखाया गया है। उसके अलावा आप देखिए एडिनबर्ग का कास्टल हो गया है, ये यॉर्क का मिस्टर, एक गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ग्लासको। तो इस तरह से आप देखिए, समझिए, इनको प्रयास कीजिए अच्छे से। अब हम देखते हैं भारत और ब्रिटेन के संबंधों के लिहाज से, क्योंकि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है मेंस के लिहाज से।
भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य मजबूत ऐतिहासिक संबंधों के साथ साथ आधुनिक कूटनीतिक संबंध भी मौजूद थे। वर्ष 2004 में द्विपक्षीय संबंधों में जो रणनीतिक साझेदारी विकसित हुई उसे क्रमिक सरकारों द्वारा और मजबूत किया गया है। भारत और ब्रिटेन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता, तो देख लेते कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता क्यों है। तो भारत का उदय, भारत एक ट्रांजिशन अथवा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिसका परिणाम ब्रिटेन के पक्ष में हो सकता है। भारत पहले से ही क्रय शक्ति समता विनिमय दर यानी परचेजिंग पावर पेरिटी एक्सचेंज रेट के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले दशकों में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदल रही है, इसकी राजनीतिक, सैन्य, सांस्कृतिक शक्ति भी बढ़ रही है और इसी के साथ भारत 21वीं सदी की महाशक्ति बनने की राह पर है। जैसा कि जिम ओ'नील ने लिखा है, भारत जल्द ही विश्व की सबसे अधिक प्रभावित करने वाले देशों में से एक होगा। ऐसे में भारत वैश्विक दौड़ में शामिल होने के लिए नए भागीदारों की तलाश कर रहा है। अतः ब्रिटेन के लिए यह एक अच्छा अवसर हो सकता है। अब देखते हैं कि ब्रिटेन का पुनरुत्थान तो भारत के लिए क्यों जरूरी है। ब्रिटेन तो ब्रिटेन के पास शिक्षा, अनुसंधान, नागरिक समाज और रचनात्मक क्षेत्र में भारत को देने के लिए बहुत कुछ है। भारत में अंग्रेजी बोलने वाले मध्यम वर्ग की जनसंख्या में भारी वृद्धि ब्रिटेन के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इससे पहले कि भारत की अगली पीढ़ी कहीं और अवसर तलाशे, ब्रिटेन व्यापार, कूटनीतिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए अपने दरवाजे खोल सकता है। अब देखते हैं कि ये तो दोनों की आवश्यकताओं को देख लिया हमने, अब संबंध में क्या चुनौतियां हो सकती है तो उनको देखते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती आती है औपनिवेशिक प्रिज्म की। इस असफलता का एक कारण औपनिवेशिक प्रिज्म है जिसने पारस्परिक धारणाओं को विकृत कर दिया है। ब्रिटेन के खिलाफ उपनिवेशवाद विरोधी आक्रोश हमेशा भारतीय राजनीति और नौकरशाही वर्गों के बीच बना रहा है। ब्रिटेन को भी भारत के बारे में अपने पूर्वाग्रहों से छुटकारा पाने में मुश्किल होती है। दूसरा है विभाजन की विरासत। तो विभाजन की विरासत और पाकिस्तान के प्रति ब्रिटेन के कथित झुकाव के कारण भी भारत और ब्रिटेन के बीच अच्छे संबंध बनने में कठिनाई आती रही है। इसके अलावा कई जो पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन पर कश्मीर समस्या पैदा करने का भी आरोप लगाया है। तीसरा है लेबर पार्टी का हालिया रवैया। तो ब्रिटिश जो लेबर पार्टी की भारत की समस्याओं के प्रति बढ़ती राजनीतिक नकारात्मकता ने भी दोनों देशों के मध्य संबंधों को प्रभावित किया है। भारत के आंतरिक मामलों पर भी लेबर पार्टी का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा है। तो ये कुछ दोनों के बीच में चुनौतियां हो गई हैं। अब आगे की राह या नए अवसर क्या हो सकते हैं। तो महामारी का प्रबंधन। तो ब्रिटेन और G7 भारत की आंतरिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद करने के साथ साथ भविष्य में होने वाली वैश्विक महामारियों का प्रबंधन करने में काफी हद तक सक्षम है। भारत के लिए इन देशों से लाभान्वित होने का भी एक अच्छा अवसर हो सकता है। इन देशों के साथ मिलकर भारत में जो टीके के उत्पादन को बढ़ाने से लेकर एक मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की संरचना विकसित करने पर भी अपार संभावना है। आर्थिक लाभ क्या हो सकते हैं दोनों के लिए। तो दोनों देश अपने संबंधित क्षेत्रीय ब्लॉक से अलगाव का सामना कर रहे हैं। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो गए यानी जिसे हम ब्रेक्सिट बोलते हैं, यानी ब्रिटेन एक्सिट हो गया किससे, यूरोपियन यूनियन से। और भारत ने भी चीन केंद्रित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी जिसे हम RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में शामिल होने से मना कर दिया है। तो इससे दोनों देश अपने संबंधों को और बढ़ा सकते हैं। यद्यपि दोनों अपने क्षेत्रीय भागीदारों के साथ व्यापार करना जारी रखेंगे और साथ ही दोनों ही देश नई वैश्विक आर्थिक भागीदारी बनने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अब जिसके हम RCEP की बात करें यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो वो क्या है, तो ये एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता या जिसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं, जिसमें आसियान के 10 देश तथा 5 अन्य देश जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल है, यानी कुल मिलाकर 15 देश शामिल है। ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका शामिल नहीं है। आसियान के 10 सदस्य देशों के अलावा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी या रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में मुख्यतः वे देश शामिल है जिन्होंने आसियान देशों के साथ पहले से ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। उसके बाद कर लेते थे रणनीतिक लाभ। तो दोनों को रणनीतिक लाभ की बात की जाए तो यूरोप में एक सुरक्षा सहयोगी के रूप में बने रहते हुए ब्रिटेन हिंद प्रशांत क्षेत्र की तरफ झुक रहा है, जहां भारत एक
स्वाभाविक सहयोगी हो सकता है। वैश्विक स्तर पर चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत को क्षेत्रीय संतुलन बहाल करने के लिए व्यापक गठबंधन की आवश्यकता है। अब डोमिनो इफेक्ट को देखते हैं हम दोनों के बीच में। डोमिनो इफेक्ट की बात करें तो ये दोनों देश अपनी बायलेटरल साझेदारी को और मजबूत करते हैं एवं क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को विस्तृत करते हैं। तो भारत और ब्रिटेन के लिए क्रमशः पाकिस्तान दक्षिण एशिया प्रवासी राजनीति पर ब्रिटेन में होने वाले अनियमितताओं का प्रबंधन करना आसान हो सकता है। भारत और ब्रिटेन में भारतीयों के कानूनी प्रवासन को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रवास और गतिशीलता यानी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी समझौता करने की दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। अब हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। ये तो हमने देख लिया, तो भारत और ब्रिटेन के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भाषा के रूप में पहले से ही मजबूत नींव उपलब्ध है, जिस पर दोनों देशों के संबंध और अधिक विकसित हो सकते हैं। साथ ही नई परिस्थितियों में भारत और ब्रिटेन को यह समझना चाहिए कि अपने बड़े और व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। तो इस तरह से हमें इसके जो भारत और ब्रिटेन के संबंधों से ये देखना था। अब हम यूनाइटेड किंगडम के जो फिजिकल मैप है उसका एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा में बना हुआ है तो यहाँ से प्री और मेंस के लिहाज से प्रश्न बन सकते हैं। तब ये यूके का मैप हो गया, जिसमें हमने देख लिया कि ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर होता है। अब यूके को देखते तो इसके दक्षिण में क्या आ जाता है, तो इंग्लिश चैनल अवस्थित है। इसके पूर्व में क्या अवस्थित है, तो नॉर्थ सी अवस्थित है। इसके पश्चिम में क्या अवस्थित है, तो एटलांटिक सी अवस्थित है। इसके अलावा और कौन से महत्वपूर्ण सी अवस्थित है, तो आप देख पा रहे ये आयरलैंड हो गया। और आयरलैंड और जो ग्रेट ब्रिटेन इन दोनों के बीच में क्या अवस्थित है, तो आयरिश सी और सेल्टिक सी अवस्थित है। ये अब जो हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इसके पश्चिम में क्या हो गया, तो आयरलैंड हो गया। अब आयरलैंड के दो पार्ट हो गए, नॉर्थन आयरलैंड और एक हो गया जिसे साउथ आयरलैंड भी कह सकते हैं। अब साउथ आयरलैंड की राजधानी क्या होगी, तो डुबलिन हो गई है। और जो नॉर्थन आयरलैंड है उसकी राजधानी क्या होगी, तो बेलफास्ट हो गई है। अब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण माउंटेन्स को देखिए, तो उत्तर में क्या होगी, तो हाईलैंड्स अवस्थित है। इधर वेल्स में क्या अवस्थित है, तो कैम्ब्रियन माउंटेन्स अवस्थित है। इसके बीचों बीच में जो पेनिस माउंटेन्स वो अवस्थित हो जाती है। अब इस पेनिस माउंटेन्स के दक्षिण में क्या आ जाता है, तो इंग्लैंड आ जाता है। ये लिवरपूल है, ये लीड्स है, ऑक्सफोर्ड, ब्रिस्टल, थेम्स, इधर लंदन हो गया, इधर पोर्ट्समाउथ हो गया, इधर एक्स्टर हो गया, डोवर हो गया। तो इसके दक्षिण में अवस्थित है, यानी एक तरह से कह सकते हैं हम कि जो पेनिस माउंटेन्स है इसके दक्षिण में कौन सी नदी बह रही है, तो थेम्स नदी बह रही है। यानी थेम्स नदी के उत्तर में क्या हो गया है, तो पेनिस माउंटेन्स अवस्थित है। कैम्ब्रियन माउंटेन्स के पूर्व में क्या अवस्थित है, तो थेम्स नदी अवस्थित है, जहाँ से कैम्ब्रियन माउंटेन से जो थेम्स नदी होकर निकल रही। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसकी लोकेशन को। इसके अलावा आप प्राइम मेरिडियन को देखिए, तो इसके पश्चिम में क्या अवस्थित है, तो पश्चिम में ही ज्यादातर जो इसका यूनाइटेड किंगडम का ज्यादातर हिस्सा अवस्थित है। इसके पूर्व में कौन सा महत्वपूर्ण शहर है, तो आप देख पा रहे डोवर हो गया, इधर फेंस अवस्थित है। ये आप देख पा रहे लंदन इसके किनारे अवस्थित है, थेम्स नदी को जो प्राइम मेरिडियन होकर काट रही है। तो आप देख पा रहे यहाँ पर लोकेशन को देखिए। तो इस तरह से आप इसके मैप का एनालिसिस कीजिए अच्छे से। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। युद्ध अंतिम विकल्प, लेकिन शांति के लिए शक्तिशाली होना जरूरी, मोदी जी। तो ऐसा उन्होंने कहा। तो हमारी सशस्त्र सेनाओं के प्रति बुरी नजर रखने वाले दुश्मनों को करारा जवाब देने में सक्षम है। लद्दाख के कारगिल में जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की बढ़ती ताकत वैश्विक स्तर पर शांति व समृद्धि के अवसरों को बढ़ावा दे रही है। हम विश्व में संतुलन बनाने वाली एक ताकत के रूप में उभर कर सामने आए हैं। उन्होंने यहीं पर भारत इस समय आंतरिक व बाहरी दुश्मनों का सामना कर रहा है। इस दौरान आतंकवाद, नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की दिशा में बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है। तो ऐसा मोदी जी ने कहा है। तो अब मोदी जी ने ऐसा क्यों जिक्र किया कि भारत आंतरिक व बाहरी सुरक्षा को सामना कर रहा है। दूसरा है यहाँ पर जो कारगिल की बात की, तो इनको देखते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण जो महत्व क्या है इन सब चीजों का। तब कारगिल के मैप को देखिए, तो कारगिल के आप लोकेशन देख पा रहे होंगे, जम्मू कश्मीर का मैप हो गया। तो 2019 में जो जम्मू कश्मीर है उसको दो यूटी में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर यूटी और दूसरा हो गया लद्दाख यूटी। तो आप कारगिल की लोकेशन को देखिए, तो कारगिल की लोकेशन कितनी महत्वपूर्ण है रणनीतिक लिहाज से। तो ये श्रीनगर हो गया, ये जम्मू हो गया। अब श्रीनगर से और लेह के बीच में जो नेशनल हाईवे, तो उसी पर अवस्थित है कारगिल। अब कारगिल की यहाँ पर दिखी, तो यहीं पर टाइगर हिल्स भी अवस्थित है। अभी हम इसको आगे देखेंगे। उसके अलावा आप देखिए इधर अफगानिस्तान हो गया उत्तर में, इधर गिलगिट हो गया है, इधर काराकोरम दर्रा हो गया है, ये पाकिस्तान हो गया है, ये मुजफ्फरबाद हो गया, ये अमृतसर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया है, ये अक्साई चीन हो गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया। अब इसी को अन्य में से देखिए,
तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये काराकोरम दर्रा हो गया जो भारत से चीन जाना के लिए एक महत्वपूर्ण दर्रा भी है। ये एक्साई चीन हो गया जहाँ पर चाइना ने एक तरह से कब्जा कर रखा है और यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, लेकिन ये दोनों हमारे हिस्से हैं और हम इसे लेकर ही रहेंगे आने वाले समय में। कारगिल को देखिए तो लाइन ऑफ कंट्रोल के दक्षिण में अवस्थित है, ये सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित हो गया, ये लेह, ये श्रीनगर हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया है, और ये जम्मू, ये अनंतनाग हो गया है। तो आप देखिए इसकी लोकेशन को। अब इसकी लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी कि इसके लिए कारगिल का युद्ध लड़ना पड़ा हमें। तो आप देखिए कि ये हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे। अगर कोई भी देश अगर इस कारगिल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो वो हमारा जो लेह और जो श्रीनगर उनके बीच की जो कनेक्टिविटी उसको बाधित कर सकता है या सप्लाई चेन को रोक सकता है, जिससे हमारी कनेक्टिविटी है लद्दाख तक वो कट सकती है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसकी रणनीतिक भी और दूसरा एक सामरिक लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भारत को इसके लिए 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ना पड़ा था। अब देखिए ये श्रीनगर हो गया, ये नेशनल हाईवे 1A हो गया, ये गुंड हो गया, ये सोनमर्ग हो गया है, ये जोजिला हो गया है। इसके अलावा आप देखिए द्रास, काक्सर, ये कारगिल, ये बटालिक वाला क्षेत्र, ये नेशनल हाईवे 1 हो गया और ये ले। तो आप देख पाएंगे कि कारगिल की लोकेशन कितनी महत्वपूर्ण है। आप यहीं पर आप टाइगर हिल्स को देखिए, बटालिक को देखिए, कि इंडस रिवर को देखिए। तो इंडस रिवर है वो नेशनल हाईवे 1 को इंटरसेक्ट कर रही है। इसके देखिए लाइन ऑफ कंट्रोल के दक्षिण में अवस्थित है। ये उसके उत्तर में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया जहाँ पर पाकिस्तान ने एक तरह से गैरकानूनी रूप से कब्जा करके रख रखा है। ये शोक रिवर हो गई है। तो ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंधु की सहायक नदी है। इसके अलावा आप कुछ महत्वपूर्ण दर्रों को देखिए तो ये काराकोरम दर्रा हो गया, ये सियाचिन ग्लेशियर हो गए हैं, खालसर को देखिए। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखते हैं, अब हम देख लेते हैं कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या है, उससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं। तो इंटरनल सिक्योरिटी व एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो इंटरनल सिक्योरिटी की बात की जाए यानी आंतरिक सुरक्षा, तो अपनी सीमाओं के भीतर किसी देश की सुरक्षा, तो उसी को बोलते हैं हम आंतरिक सुरक्षा। यानी भारत देश के अंदर जो सुरक्षा को जो मेंटेन रखना उसी को बोलते हैं हम आंतरिक सुरक्षा, जिसके अंदर क्या है कि शांति और व्यवस्था को रख रखाव करना शामिल होता है, जिसमें जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको मेंटेन करके रखना है। दूसरा है कि अपने क्षेत्र के भीतर किसी देश की संप्रभुता को कायम रखना, तो ये भी किसके अंदर आता है, तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर आता है, जिसके अंदर पुलिस हो गई है, सीआरपीएफ हो गई है, जो आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। दूसरा कि ये आंतरिक सुरक्षा या इंटरनल सिक्योरिटी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अब एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात की जाए तो किसी एक विदेशी देश द्वारा आक्रामकता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना, यानी कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण न कर सके, इसके लिए जो सुरक्षा बनाई रखी जाती है उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी, जिसके अंदर क्या है कि जो सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बनाए रखना, जिसमें बॉर्डर एरियाज को शामिल किया जाता है। अब ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, यानी रक्षा मंत्रालय के अंदर आता है। अब हम देखते हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जीएस पेपर 3 है। तो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, तो एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, आतंकवाद, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, बॉर्डर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसी। तो ये कुछ इंटरनल सिक्योरिटी हो गई भारत की। अब हम देखते हैं थ्रेट्स यानी चुनौतियां क्या हैं। तो क्राइम है, फाइनेंशियल थ्रेट्स है, साइबर एंड डाटा थ्रेट्स है, अक्रॉस द बॉर्डर थ्रेट्स है, रिलीजियस एंड नक्सलिज्म की जो संबंधित चुनौतियां भारत की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। अब हम देखते हैं कि जो चैलेंजेस टू एक्सटर्नल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया क्या है। तो क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स यानी सीमा पार खतरा, पड़ोसी देशों की सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां, चाइना पाकिस्तान नेक्सस से संबंधित, मेरीटाइम सिक्योरिटी, समुद्री सुरक्षा से संबंधित। दूसरा है मिलिटरीलाइजेशन ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष का सैन्यकरण से संबंधित चुनौतियां, साइबर स्पेस से खतरा यानी थ्रेट्स फ्रॉम साइबर स्पेस। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ मिडल ईस्ट, तो मध्य पूर्व का विकास से संबंधित चुनौतियां। तो ये हमारे किससे संबंधित आ जाती हैं, तो ये बाहरी सुरक्षा से संबंधित जो चुनौतियां हैं। अब उसी को अन्य में से समझा गया है। चैलेंजेस फ्रॉम हॉस्टल नेबर्स, चाइना पाक एक्सिस, मिलिटरीलाइजेशन ऑफ स्पेस, क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स, मेरीटाइम सिक्योरिटी, थ्रेट्स फ्रॉम साइबर स्पेस, डेवलपमेंट इन मिडल ईस्ट। तो ये कुछ चैलेंजेस हो जाते हैं भारत के लिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए। अब हम देखते हैं कि इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी के सीनरी को देख लेते हैं। आप यहाँ पर कश्मीर को देखिए तो आप कश्मीर में देख पा रहे होंगे सीमा पार से आतंकवाद की जो समस्या है हमारे कश्मीर में बनी रहती है, जिसमें कश्मीर में जो है विद्रोह वो शामिल किए जाते हैं।
अब आप यहाँ पर मुंबई को देखिए, तो मुंबई एक राजधानी भी है। और यहाँ पर हमको पता है कि पहले भी हमले हो चुके हैं, जिसमें ताजमहल पर जो हमला किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, जो आतंकवाद समर्थित जो अलगाववादी गुट थे, उन्होंने हमारी जो आर्थिक राजधानी उस पर हमला किए थे। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए भी एक चैलेंजेस बना है कि किस तरह से हम जो कोस्टल एरियाज है या समुद्र की जो सुरक्षा है, मेरीटाइम सिक्योरिटी है, उसको किस तरह से मेंटेन भी रख सके, ताकि हमारी जो आर्थिक राजधानी उसको भी सुरक्षित बनाया जा सके। दूसरा है, आप इधर देखिए, तो आपको इधर देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर झारखंड है, उड़ीसा है, तो इनमें काय की समस्या है, तो इनमें माओवाद की जो समस्या है वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि आज भी ये माओवाद यानी जिसे हम नक्सलिज्म बोलते हैं उससे संबंधित ग्रस्त जो क्षेत्र है वो है। अब आप उत्तर पूर्व के क्षेत्रों को देखिए, तो यहाँ आज भी अलगाववादी संगठन है वो बरकरार है। तो ये हमारे लिए आज भी इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित कुछ चुनौतियां बनी हुई है। तो इस तरह से हमें ये खबर देखनी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। म्यांमार की सेना ने की एयर स्ट्राइक, 80 लोगों की मौत। तो देख लिया कि चर्चा में क्यों बना हुआ। अब म्यांमार की मैप को देख लेते हैं हम। तो ये म्यांमार का मैप हो गया। अब इसकी सीमाओं को देखिए, तो किससे लग रही है? इधर बांग्लादेश से लग रही है, भारत से लगती है, चाइना से इसकी सीमा लगती है, इधर लाओस से, थाईलैंड से इसकी सीमा लग रही है। क्या वियतनाम और कंबोडिया से इसकी सीमा लगती है? तो कंबोडिया और वियतनाम से इसकी सीमा नहीं लगती। दूसरा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे होकर गुजर रही है। इसकी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो इरावदी नदी इसकी महत्वपूर्ण नदी है। इसकी राजधानी क्या होगी? तो नापीते इसकी राजधानी हो गई। इसमें महत्वपूर्ण पठार कौन सा है? तो शान का पठार इसमें महत्वपूर्ण। किस साइड अवस्थित है? तो पूर्व की साइड अवस्थित है। किन देशों के बीच में अवस्थित हो जाता है? इधर थाईलैंड है, इधर चाइना है, लाओस है, इनके बीच में अवस्थित हो जाता है। इसके अलावा आप इसकी महत्वपूर्ण शहरों को देखिए, तो इधर रंगून हो जाता है, इधर बाकू हो जाता है। इसके अलावा देखिए इसकी समुद्री सीमा किससे लग रही है? तो बे ऑफ बंगाल से लग रही है, इधर अंडमान सी से लग रही है, इधर इंडियन ओशन से इसकी सीमा लग रही है। इसके अलावा आप और भी महत्वपूर्ण सिटी को देखिए इसकी। तो इस तरह से हमें इसके मैप को देखना था। तो बढ़ते हैं अगली खबर पर। गंगा के उद्गम स्थल गोमुख में तेजी से हो रहा बदलाव। तो उत्तराखंड के सबसे बड़े गंगोत्री ग्लेशियर के मुहाने पर पिछले 5 वर्षों में तेजी से बदलाव आ रहा है। इस बदलाव से हर बार नंदवन, तपोवन, कालिंदी पास जाने वाले ट्रैक रूट को भी बदलना पड़ रहा है। और माकूल बर्फबारी न होने से ग्लेशियर को भी खुराक नहीं मिल पा रही है। तब ये मायने क्यों रखता है? क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो गंगा नदी है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि हम इसे पवित्र भी मानते हैं। दूसरा है कि इसका जो महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी के किनारे बहुत सारे शहर अवस्थित थे। दूसरा है कि सिंचाई के लिए इससे पानी मिलता है। दूसरा बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि इसे अच्छी खुराक नहीं मिलेगी, यानी अगर बर्फबारी अच्छे से नहीं होगी, तो इसे अपना पानी कहाँ से मिलेगा? अगर ये नदी सूखती तो सोचिए कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है भारत को। तो आप देखिए गंगा नदी का एक इमेज दिखाया गया है, इसमें आप देखिए कि किस तरह से जो घाट है वो अवस्थित है। अब इसकी लोकेशन को देखिए आप, वर्ल्ड में पे इसकी लोकेशन कहाँ होगी? तो आप देख पा रहे होंगे ये नेपाल को दिखाया गया है और ये भारत को दिखाया गया है। इधर आप देखिए सिंधु नदी होगी, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, भूटान हो गया, तिब्बत का पठार हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी कुछ लोकेशन। इधर आप चाइना में देखिए येलो रिवर, यांगसी रिवर आप देख पा रहे होंगे। इधर मेकोंग रिवर को देखिए आप, जो आसियान से होकर निकल रही है। इधर म्यांमार में देखिए इरावदी नदी की हम बात कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं ये इसकी लोकेशन। तो महत्वपूर्ण आप गंगा को देखिए, इस पर फोकस करना था हमारा सबसे महत्वपूर्ण। अब हम देखते हैं कि कहाँ से निकलती है गंगा नदी। तो चीज़ गंगा को हम बात करते हैं गंगोत्री। तो सबसे पहले गंगोत्री में इसका जहाँ से निकलती है उसे गंगा नहीं बोल के उसे बोलते हैं भागीरथी रिवर। जब भागीरथी जब आगे बढ़ती है तब उसमें बेल गंगा आकर मिलती है। और यहीं पर जो तिहेरी डैम अवस्थित है, जब बेल गंगा आगे बढ़ती है तो अब इधर चलते हैं हम बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से इधर से आ रही है अलकनंदा। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है तब उसमें धौली गंगा मिलती है। और जब धौली गंगा मिलती है तब जो प्रयाग बनता है उसको बोलते हैं हम विष्णु प्रयाग। जब फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा, अलकनंदा में से नंदाकिनी नदी आकर मिलती है तब बनता है नंद प्रयाग। जब अलकनंदा आगे बढ़ती है, जब इसमें पिंडार रिवर आकर मिलती है तब बनता है कर्ण प्रयाग बनता है। फिर जब आगे बढ़ती है अलकनंदा तो इधर से मंदाकिनी नदी आती है। कहाँ से आती है? केदारनाथ से। जब ये दोनों मिलती है अलकनंदा और मंदाकिनी, तब जो प्रयाग बनता है उसको बोलते हैं हम रुद्रप्रयाग। फिर जब आगे बढ़ती है अलकनंदा तब इधर से भागीरथी नदी आकर मिलती है, तब जो प्रयाग बनता है उसको बोलते हैं हम देवप्रयाग। फिर जब आगे बढ़ती हैं, बढ़ती चलती है, फिर इसे ऋषिकेश, हरिद्वार, फिर यहीं से इसको हम गंगा नदी कहने लगते हैं। तो इसका पुराना नाम पहले क्या रहती है? तो इसको हम भागीरथी बोलते हैं। अब इसी को देखिए, इसकी सहायक नदी को देखिए गंगा नदी को।
तो यमुना नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है। जो कहाँ पर, जब यमुना कहाँ आकर मिलती है तो इलाहाबाद में मिलती है, या प्रयाग जिसे हम कह सकते हैं। इधर से गंगा आ रही, कन्नौज, कन्नौज कहाँ पर अवस्थित है तो रामगंगा के, और जहाँ पर गंगा से मिलती है। तो कन्नौज को हम देखते हैं कि कन्नौज के लिए युद्ध भी होता है। तो क्यों होता है, तो आप देखिए कि ये एक, इसकी जो लोकेशन है वो गंगा के मैदान भी अवस्थित है। दूसरा, यहाँ पर खेती के लिए अच्छी उपजाऊ जमीन भी मिल जाती है। दूसरा, सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। इधर से यमुना नदी से सुरक्षा हो जाती है और इधर गंगा नदी से सुरक्षा हो जाती है। जब गंगा नदी आगे बढ़ती है, इसमें वरुण नदी मिलती है। तो किस दिशा से मिल रही है तो वो देखिए आप। तो आप पहले देखिए कि बाएं तरफ से कौन मिल रही है, तो वरुण है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंगा है, कोशी है, मां नंदा है। तो ये किधर से आके मिलती है, इधर ब्रह्मपुत्र को देखिए, मेघना देखिए, तो ये सब बाएं तरफ से आकर मिलती है। अब दाएं तरफ से कौन सी मिलती है, तो टोंस हो गई, सोन हो गई, ये हुगली। तो किस साइड से आकर मिलती है, तो दाएं तरफ से मिलती है। क्योंकि प्रश्न बनते प्रीलिम्स में तो इसी से पूछते हैं कि जो गंगा है उसमें दाईं तरफ से कौन सी नदी आकर मिल रही है, तो टोंस और सोन नदी और हुगली नदी आकर मिल रही है। बाईं तरफ से कौन सी होगी, तो इधर से रामगंगा, वरुण, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा, कोशी और महानंदा आकर मिल रही है। उसी के अलावा इसको भारत में देखिए क्वेश्चन को, आप गंगा को देखिए तो इधर से यमुना आकर मिल रही है प्रयागराज में। इसके अलावा आप देखिए इधर गोमती, घाघरा, गंडक, कोशी इसकी सहायक नदी हो जाती है जो बाईं तरफ से आकर मिलती है। दाएं तरफ से देखिए तो इधर से चंबल आ रही है, यमुना में जाकर मिलती है। इधर से बेतवा आ रही है, केन आ रही, तो ये यमुना की सहायक नदी हो जाती है। जब यमुना और गंगा मिलती तब आगे बढ़ती गंगा के नाम से गंगा। फिर जब इसमें सोन नदी आकर मिलती है, अमरकंटक से होती हुई आ रही है, फिर पटना, फिर आगे से पड़ती तब फर्क का आ जाता है। फिर ये हुगली, फिर इधर हुगली में दामोदर मिलती है, ये आगे पद्मा के नाम से बढ़ती है, इधर ब्रह्मपुत्र हो गई है, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ये कैमोर माउंटेन्स अवस्थित है। तो हमारा जो विश्लेषण आज यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।